Hello everyone, welcome to Zoology Decode. In today's class, we will be discussing about physiology of Skyfa. This is part 2. I've already uploaded part 1 on this channel. You can watch it out if you have not watched it till now. Okay, so let's start with the class. सबसे पहले मूवमेंट्स स्काइफा की बॉडी के अंदर कौन कौन से मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब हमने डिस्कस किया था कि स्काइफा एक सेडेंट्री ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये एक सबस्ट्रेटम पे जाके चिपक जाता है और वहीं पे अपने लाइफ लॉन्ग रहता है, मूवमेंट नहीं शो करता। ओके, सो दिस इज़ सेजाइल मोड ऑफ लाइफ। इसके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं और सिर्फ लोकल कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ही शो करता है, मतलब जो इंडिविजुअल सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो सकती हैं, सिर्फ इतने तक की मूवमेंट्स इसकी बॉडी में शो हो सकती है। रिस्पॉन्स स्लो है, बहुत मिनट्स के बाद रिस्पॉन्स होता है, मतलब इसके सेंस ऑर्गन्स डेवलप नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो हैं, काफ़ी ज़्यादा। नाउ न्यूट्रिशन, फूड और फीडिंग की बात करें तो ये ओमनिवोरस है और होलोजोइक है, मतलब कि बॉडी के अंदर फूड को ले जाना और उसके बाद बॉडी के अंदर जाके उस फूड का डाइजेशन होना, दैट इज़ होलोजोइक मोड ऑफ फीडिंग। ये फीड करता है उन प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, डायटम्स और ऑर्गेनिक डेब्रिज जो एक्वेटिक लाइफ में मिलती हैं, उनके ऊपर ये फीड करता है। इंजेक्शन की बात करें तो फिल्टर फीडर है। फिल्टर फीडर मतलब कि ये, क्योंकि ये एक्वेटिक लाइफ में देखा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो जो वाटर है, हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि कैनाल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे पानी फ्लो करता है, डर्मल ओस्टिया, उसके बाद इनकरेंट कैनाल्स, रेडिएंट कैनाल्स, एक्सकरेंट कैनाल्स, इन सब के थ्रू फ्लो करके स्पॉन्जिस, उसके बाद ऑस्कुलम में जाता है। तो ये फिल्टर फीडर है, मतलब कि जो खाना है वो फिल्टर हो के आ रहा है, क्योंकि वाटर के साथ खाना आ रहा है, लेकिन ये यूज़ किसको कर रहा है, खाने को यूज़ कर रहा है अपनी एनर्जी बनाने के लिए। तो दिस इज़ काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन जो कि स्काइफा की बॉडी में हो रहा है। तो स्काइफा फिल्टर फीडर है, फिल्टर करके अपना खाना खाता है। और क्वानोसाइट्स, वाटर करंट क्वानोसाइट्स हमने सेल डिस्कस करी थी, जो ऐसे टाइप ओवल टाइप्स सेल्स थी जो क्वानोडर्म में देखी जाती हैं, जिसके एक फ्लैजिला था, कॉलर था, हमने उसका सारा डिस्कस किया था। तो ये जो फ्लैजिला है ये बीट करती हैं इनसाइड, बेस से लेके टॉप तक ये बीट करती हैं, जिसकी वजह से एक वाटर करंट मेंटेन होता है और वाटर स्काइफा की बॉडी में इनफ्लो करता है, जिससे ही उसका खाना, स्पर्म्स, सब कुछ अकर हो पाता है। ओके, तो फ्लैजिला बीट फ्रॉम बेस टू टिप और वाटर एंटर करता है थ्रू डर्मल ऑस्टिया, इनकरेंट कैनाल्स, रेडियल कैनाल्स, एक्सकरेंट कैनाल्स, स्पॉन्जिसील और सारा कैनाल सिस्टम, जो हम पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा है। इस क्लास में हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ फूड कैप्चर, जो कोलर सेल्स है, क्वानोसाइट्स हैं, क्वानोडर्म में जो क्वानोसाइट्स देखने को मिलती हैं, उनके जो माइक्रोविलाई हैं वो फिल्टर की तरह एक्ट करती हैं, खाने को फिल्टर करती हैं, जो पानी है उसमें से खाना फिल्टर करती हैं और फूड ट्रैप्ड बाय माइक्रोविलाई एंड मूव टू बेस। माइक्रोविलाई से फूड ट्रैप होता है और वो क्वानोसाइट के बेस तक मूव करता है और उसके बाद फूड वैक्यूल में एंटर होता है। जो लार्ज पार्टिकल्स हैं 5 to 15 माइक्रोमीटर, वही डाइजेस्ट किए जाते हैं, इंजेस्टेड बाय पिनेकोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स मतलब जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर से बॉडी के अंदर इंजेस्ट किए जाते हैं, अंदर जाना, दैट इज़ इंजेशन। उसके बाद डाइजेशन इंट्रासेलुलर होती है। डाइजेशन मतलब, इंट्रासेलुलर मतलब कि बॉडी सेल के अंदर होना। एक एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एक इंट्रासेलुलर होता है। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें, हम अपने बॉडी की बात करें, तो हमारे में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, मतलब सेल के बाहर डाइजेशन होना। क्योंकि एक, मतलब कि एक डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर बॉडी का डाइजेशन होना, जैसे हमारे एंजाइम्स हैं, हर एक ऑर्गन अपने अपने एंजाइम सिक्रीट करता है और एक जगह पे डाइजेशन होता है, तो दैट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर। लेकिन यहाँ पे सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, दैट इज़ इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर ही एंजाइम्स हैं जो फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, दिस इज़ इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये फूड वैक्यूल के इनसाइड डाइजेशन होता है, फूड वैक्यूल के अंदर, क्वानोसाइट्स के फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होता है। लाइजोसोम्स रिलीज़ करते हैं एंजाइम्स जैसे कि प्रोटीएज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे अमाइलेज, इन्वर्टेज, ओके, और लाइपेजेस जो लिपिड्स को, फैटी एसिड्स को, इन सब को डाइजेस्ट करते हैं। पीएच, सबसे पहले एसिडिक पीएच होता है, लेकिन उसके बाद एल्कलाइन पीएच कन्वर्ट हो जाता है ताकि डाइजेशन हो सके फूड की।
नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड डाइजेशन। अब जब कि फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की टर्न आती है कि हमको हर एक सेल तक वो खाना पहुंचाना है एनर्जी के लिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किन के थ्रू होता है? अमीबोसाइट्स के थ्रू होता है। अमीबोसाइट्स ऐसी सेल्स होती हैं जो कि अपनी शेप को ऑल्टर कर सकती हैं। इनके नाम में आप देख सकते हो अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स मतलब अमीबा की तरह, जो अपने साइज़ को ऑल्टर कर सकती हैं कहीं से ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं क्योंकि ये अपनी शेप को कन्वर्ट कर सकती हैं किसी भी शेप में, और इसलिए ये ट्रांसपोर्ट के लिए होती हैं। और ये ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट्स को मीजोग्लिया के अंदर। मीजोग्लिया जो बीच की लेयर है, जो ट्रू लेयर नहीं है, एंडोडर्म और एक्सोडर्म के बीच की जो लेयर है दैट इज़ मीजोग्लिया। अब स्टोरेज। अब खाना जो है वो ट्रांसपोर्ट भी हो चुका है, लेकिन खाना स्टोर भी होता है एज ग्लाइकोजन, फैट्स, लिपोप्रोटीन्स, और ये थीसोसाइट्स के अंदर स्टोर्ड होता है। नाउ इजेशन। अब इजेशन मतलब कि जो अनवांटेड चीज़ें हैं या जो ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी से बाहर निकालनी है, खाने के अंदर जो यूज़फुल नहीं है, उसको इजेशन करना, दैट इजेस्ट करना आउट ऑफ बॉडी, दैट इज़ इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी के बाहर हो जाता है। जो ऊपर वाली सबसे सर्कुलर था स्पॉन्ज की बॉडी में, यहाँ से एग्जिट आउट हो जाता है। नाउ रेस्पिरेशन। टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन, तो इसके अंदर ये एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है। नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते हैं इसके अंदर, सीधा डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। मतलब ऑक्सीजन को बॉडी के, मतलब ऑक्सीजन को रेस्पिरेट करना, दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। और कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, डिफ्यूजन के थ्रू ही जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस। ओके, की पॉइंट्स। सेल डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, कॉन्टिन्यूस वाटर फ्लो एसेंशियल। अब जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली वाटर के कॉन्टैक्ट में है तो कॉन्टिन्यूस वाटर फ्लो होता रहता है, और जिससे रेस्पिरेशन भी अकर हो पाता है। नाउ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में ये एक अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब अमोनिया एक्सक्रीट करता है। मेनली जो एक्वेटिक लाइफ के प्लांट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अमोनिया रिलीज करते हैं। नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। अमोनिया डिफ्यूज़ आउट, अमोनिया बॉडी से डिफ्यूज़ हो जाता है। रिमूव्ड बाय आउटगोइंग वाटर, या तो वो डिफ्यूज़ हो जाता है कि क्योंकि बॉडी के अंदर अमीबा की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कम है, तो वो डिफ्यूज़ हो जाता है थ्रू बॉडी। या फिर वो ऑनगोइंग वाटर करंट, आउटगोइंग वाटर करंट, जो वाटर करंट बाहर जा रहा है ऑस्कुलम के थ्रू, वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। टॉकिंग अबाउट नर्वस सिस्टम, तो कोई नर्व्स या सेंसरी सेल्स इसकी बॉडी में देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्लो रिएक्शन देखने को मिलती है इसमें। सेल्स रिस्पॉन्ड इंडिविजुअली सेल रिस्पॉन्स करते हैं क्योंकि इसमें कोई सेंसरी सेल्स नहीं होते। रिएक्शन स्लो है, लोकलाइज्ड है, काफ़ी स्लो रिएक्शन देखने को मिलते हैं क्योंकि इसमें कोई नर्वस सिस्टम या सेंसरी सेल्स नहीं होते। कोऑर्डिनेशन, जो मायोसाइट्स अराउंड ओस्टिया एक्ट टुगेदर। जो मायोसाइट्स हैं डर्मल ओस्टिया के ऊपर, जो मायोसाइट्स हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती हैं, वो सारी एक साथ एक्ट करती हैं टुगेदर। मतलब एक प्रिमिटिव टाइप का, प्रिमिटिव मतलब पिछड़ा हुआ काइंड ऑफ, जो इतना एडवांस लेवल नहीं है, तो प्रिमिटिव कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। नाउ टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, तो 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है स्काइफा की बॉडी में, दैट इज़ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्काइफा एक हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। हर्माफ्रोडाइट मतलब कि बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स का बनना, लेकिन ये कभी भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है ड्यू टू प्रोटोगाइनिक कंडीशन। प्रोटोगाइनिक कंडीशन मतलब कि प्रोटोगाइनस कंडीशन के मतलब क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स एक टाइम पे मैच्योर नहीं होते, इसलिए इसकी बॉडी में जो मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं वो फ्यूज़ करके आगे फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि मेल और फीमेल एक टाइम पे मैच्योर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से इस स्काइफा को क्रॉस फर्टिलाइजेशन दिखानी पड़ती है, दूसरे स्काइफा के साथ एक्सचेंज ऑफ गैमेट्स करना पड़ता है। और ये गैमेट्स कहाँ से आते हैं? स्पर्म्स दूसरे स्काइफा से आते हैं थ्रू डर्मल ओस्टिया, वाटर के थ्रू स्पर्म्स बॉडी के अंदर आते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल,
स्काइफा की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एक्सटर्नल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग मतलब कि स्काइफा की बॉडी से एक बड निकल के आएगा। ओके, ये बर्ड अब या तो ये बर्ड टूट के दूसरा स्काइफा बना लेगा या फिर ये पेरेंट बॉडी से अटैच होके ही डॉटर स्काइफा बन सकता है। ओके, बर्ड्स अराइज फ्रॉम बेस। बर्ड्स बेस से अराइज होंगे। सबसे पहले डॉटर स्काइफा का ऑस्कुलम डेवलप होएगा और जो या तो कॉलोनी से डिटैच हो सकता है, मतलब कि जो पेरेंट स्काइफा है उससे डिटैच हो सकता है, या फिर पेरेंट के साथ साथ चिपका रह सकता है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें गैमेट्स के थ्रू देखने को मिलता है। जो गोनैड्स हैं वो टेम्प्ररी हैं, कोई परमानेंट सेक्स ऑर्गन्स नहीं है। गोनैड्स मतलब टेस्टीज, ओवरीज देखने को नहीं मिलते। इनके अंदर कोई सेल्स होती हैं जैसे क्वानोसाइट्स और अमीबोसाइट्स, जो कि स्पर्म्स और एग के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कोई ओवरीज, टेस्टीज या कोई परमानेंट सेक्स ऑर्गन्स देखने को नहीं मिलते स्काइफा की बॉडी के अंदर। गैमेट फॉर्मेशन, क्वानोसाइट्स, अमीबोसाइट ट्रांसफॉर्म। यही बात बोली है इन्हें कि गैमेट कैसे बनते हैं। क्वानोसाइट्स और जो अमीबोसाइट्स हैं वही ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू गैमेट्स। जो क्वानोसाइट्स हैं सॉरी जो क्वानोसाइट्स हैं वो अपनी फ्लैजिला लूज़ कर देते हैं, कॉलर को भी लूज़ कर देते हैं और मीजोग्लिया के अंदर मूव कर जाते हैं। ना स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन देखें तो स्पर्म मदर सेल है जो क्वानोसाइट है या अमीबोसाइट है, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैट सेल से कवर हो जाती है। एक क्वानोसाइट है या अमीबोसाइट है, ये बहुत सारे फ्लैटेंड सेल से कन्वर्ट हो जाएगी और एक तरह का स्पर्म नेस्ट बन जाएगा। और माइटोटिक डिवीजन होएगी। माइटोटिक मतलब इक्वेशनल डिवीजन, जिसके अंदर डीएनए कंटेंट, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता। डीएनए कंटेंट तो सब में सेम रहता है लेकिन क्रोमोसोम हाफ नहीं होते। दैट इज़ माइटोटिक डिवीजन। तो माइटोटिक डिवीजन होएगी और बहुत सारे 4 से लेके 8 स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। अब मियोसिस होएगी, ये स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस अकर होएगी और स्पर्म्स बन जाएंगे। दिस वॉज अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले स्पर्म मदर सेल है। स्पर्म मदर सेल की तरह कौन वर्क करता है, क्वानोसाइट से अमीबोसाइट। उसके बाद ये बहुत सारे सेल से कवर हो जाएंगे, स्पर्म नेस्ट बन जाएगा। उसके बाद माइटोटिक डिवीजन होएगा जिससे 4 to 8 स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे और ये मियोसिस करके स्पर्म्स बनाएंगे। ना oogenesis, oogenesis के लिए एग मदर सेल की तरह कौन एक्ट करेगा, आर्क्योसाइट और क्वानोसाइट। आर्क्योसाइट भी एक तरह से अमीबोसाइट की तरह ही सेल्स होती है। ओके, ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, जस्ट लिटिल डिफरेंस। जिसके क्वानोसाइट्स तो दोनों वर्क कर सकती हैं, या तो वो एग मदर सेल की तरह काम कर सकती हैं या फिर स्पर्म मदर सेल की तरह काम कर सकती हैं। लेकिन एग मदर सेल के लिए आर्क्योसाइट चाहिए और इनके लिए अमीबोसाइट की। दोनों एक तरह से सेम तरह की होती हैं, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है ये सेल्स में। नाउ अंडरगो माइटोसिस। ये जो क्वानोसाइट या आर्क्योसाइट है इनके अंदर माइटोसिस होएगी जिससे 4 oocyte बनेंगे। oocytes ग्रो बाय न्यूट्रिशन। अब ये oocyte न्यूट्रिशन लेके ग्रो करेंगे और मियोसिस होएगी जिसके साथ एक ओवम और एक पोलर बॉडी बनेगी। ओवम रेडियल कैनाल की वॉल में जाके बैठ जाएगा जहाँ पे वो वेट करेगा स्पर्म के लिए। दिस वॉज अबाउट oogenesis। सबसे पहले आर्क्योसाइट क्वानोसाइट में माइटोसिस होएगी जिससे 4 oocyte बनेंगे। उसके बाद ये न्यूट्रिशन से ग्रो होएगा और उसके बाद मियोसिस होएगी जिसमें एक ओवम बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगी और ओवम उसके बाद रेडियल कैनाल में मूव कर जाएगा। नाउ फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मतलब बॉडी के अंदर अकर होती है। स्पर्म्स वाटर के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं और जो दूसरी स्पॉन्ज के अंदर एंटर कर जाते हैं। और ये क्वानोसाइट्स जो सेल्स हैं, जो क्वानोसाइट सेल्स हैं, वो स्पर्म जब
मान लो कि ये एक स्पॉन्ज बॉडी है और लेट्स से ये एक स्पॉन्ज बॉडी है। ये ऑस्कुलम से स्पर्म्स रिलीज हुए और ये स्पर्म्स अब वाटर करंट के थ्रू मान लो इस स्पॉन्ज के अंदर एंटर हो रहे हैं थ्रू डर्मल ऑस्टिया। तो इस स्पॉन्ज की जो क्वानोसाइट्स हैं वो जब देखेंगी कि स्पर्म्स इन तक रीच कर गए हैं तो ये क्वानोसाइट स्पर्म को पकड़ेंगी और स्पर्म को ओवम तक पहुंचाएंगी, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। ये क्वानोसाइट्स ही वही सेल हैं जो कि स्पर्म को एग तक लेके जा रही हैं। स्पर्म को एग तक लेके जाने का काम किनका है? क्वानोसाइट का। इसलिए हम इनको स्पर्म कैरियर सेल्स भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्पर्म्स को कैरी कर रही हैं। अब ये क्वानोसाइट स्पर्म को लेके जाएंगी ओवम तक, और ओवम तक ले जाने के बाद ओवम का और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा, जिसके बाद जाइगोट बन जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेवलपमेंट की बात करें तो वंस जाइगोट इज़ फॉर्म्ड, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जो डेवलपमेंट होती है वो डिस्कस करने वाले हैं अब हम। तो डेवलपमेंट सबसे पहले इनसिटू होती है, इनसाइड ब्रूड कैप्सूल। मतलब एक ब्रूड कैप्सूल होता है जिसके अंदर जाइगोट की डेवलपमेंट होती है, क्लीवेज होती है। ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है। जाइगोट को प्रोटेक्शन देना इसका काम होता है। अब जाइगोट के स्काइफा की बॉडी के अंदर, स्काइफा के डेवलपमेंट के अंदर लार्वल स्टेजेस भी देखने को मिलते हैं। क्लीवेज इज़ होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। व्हाट इज़ क्लीवेज? और होलोब्लास्टिक और अनइक्वल क्लीवेज का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये जाइगोट है, तो क्लीवेज में क्या होता है कि जो जाइगोट है ना वो छोटे छोटे सेल्स में टूटना शुरू हो जाता है, छोटे छोटे सेल्स फॉर्म करता है, और इन सेल्स को हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। ये बने किन से हैं? जाइगोट से ही बने हैं। अब जाइगोट छोटे छोटे सेल्स में टूट रहा है, जिसको हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं, और ये क्लीवेज, इसी प्रोसेस को क्लीवेज बोला जाता है। अब ये क्लीवेज स्काइफा की बॉडी में होलोब्लास्टिक होती है और अनइक्वल होती है। होलोब्लास्टिक और अनइक्वल का मतलब कि अनइक्वल के मतलब जाइगोट टूट रहा है, ब्लास्टोमियर्स बना रहा है, लेकिन वो सेम साइज़ के नहीं है, अनइक्वल साइज़ के ब्लास्टोमियर्स की फॉर्मेशन हो रही है। दैट इज़ अनइक्वल क्लीवेज। नाउ वंस क्लीवेज हैव स्टार्टेड, तो क्लीवेज की सीक्वेंस क्या होगी? सबसे पहले 2 सेल्स की फॉर्मेशन होगी, जाइगोट को टूट के 2 ब्लास्टोमियर्स की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद 4 सेल्स की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद 8 सेल्स की, उसके बाद 16 सेल्स की। ये सीक्वेंस अकर होती जाएगी, और अब 16 सेल्स स्टेज आ गया है। इसके बाद 2 तरह के ब्लास्टोमियर्स हमको देखने को मिलते हैं, 2 तरह की ब्लास्टोमियर्स देखने को मिलेंगी। एक तो माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स और माइक्रोमियर्स, 2 तरह की ब्लास्टोमियर्स देखने को मिलेंगी। माइक्रोमियर्स जो अपर की साइड, ये जाइगोट टूट रहा है, जो अपर की साइड ये जो सेल्स होंगी दोज विल बी माइक्रोमियर, और जो नीचे की साइड होंगी उनको मैक्रोमियर्स बोलेंगे। माइक्रोमियर्स छोटी वाली सेल्स भी होती हैं, और मैक्रोमियर्स हम बड़े वाली सेल्स को, ब्लास्टोमियर्स को भी बोलते हैं। अब सबसे पहले जो हमको देखने को मिलेगा लार्वा स्टेजेस में, सबसे पहले ब्लास्टुला और स्टोमोब्लास्टुला। नाउ ब्लास्टुला के अंदर क्या होगा कि ब्लास्टोसील बनेगी। ब्लास्टोसील मतलब बीच की कैविटी, दैट इज़ ब्लास्टोसील फॉर्म होएगा। उसके बाद ब्लास्टुला डेवलप होएगा, और जो ब्लास्टोपोर है वो माउथ की तरह एक्ट करेगा। मतलब ब्लास्टुला में एक जो एपर्चर या छेद, दैट विल बी एक्टिंग एज ए ब्लास्टोपोर, जो कि माउथ की तरह एक्ट करेगा। अब लार्वा फीड्स ऑन अमीबोसाइट्स कोल्ड स्टोमोब्लास्टुला। अब ये लार्वा जो ब्लास्टुला है, ये बहुत सारे अमीबोसाइट्स के ऊपर फीड करेगा। जो स्काइफा की बॉडी के अंदर ही ये डेवलपमेंट हो रही है, तो बॉडी के अंदर ही जो अमीबोसाइट्स हैं उनके ऊपर ये लार्वा फीड करेगा और स्टोमोब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टोमोब्लास्टुला के बाद एम्फुलाब्लास्टुला की फॉर्मेशन होगी। स्टोमोब्लास्टुला इन्वर्जन अंडरगो करेगा। इन्वर्जन क्या होता है? मतलब कि जो सेल्स हैं, सेल्स का इन्वर्जन हो जाना, मतलब कि ये स्टोमोब्लास्टुला में क्या है कि फ्लैजिला सेल्स हैं। इन्वर्जन इज़ लाइक सेल्स का उल्टा हो जाना, दैट इज़ इन्वर्जन। लेट्स से ये एक सेल है, ओके, कोई भी सेल है,
और लेट्स से ये इसका मैं आपको डिस्टिंक्शन के लिए बता रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि ये एक सेल है। अब इन्वर्जन के बाद क्या हो जाएगा, ये सेल उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट इसका ये आउटर साइड चला गया और ये वाला इनसाइड आ गया, दैट इज़ इन्वर्जन। अब स्टोमोब्लास्टुला के अंदर इन्वर्जन होएगा और फ्लैजिला टर्न आउटवर्ड। जो फ्लैजिला है वो अंदर की साइड थी ना, पहले जो फ्लैजिला पहले अंदर की साइड थी वो आउटवर्ड चली जाएंगी। और लार्वा इलोंगेट, लार्वा लंबा हो जाएगा और ये रीडियल कैनाल से होता हुआ उसके बाद ऑस्कुलम से होता हुआ ये एम्फीब्लास्टुला स्काइफा की बॉडी से के ऑस्कुलम से ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा बाहर एक्वेटिक में लाइफ में भेज दिया जाएगा, जहाँ पे ये कई घंटों तक फ्री स्विम करता रहेगा, घूमता रहेगा। और उसके बाद दो हाफ बनेंगे एम्फीब्लास्टुला के। एक पोल के ऊपर तो फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स होएंगी। फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स मतलब कि जिन माइक्रोमियर्स के पास फ्लैजिला है, और मैक्रोमियर्स जिनके पास फ्लैजिला नहीं है वो एक पोल पे हो जाएंगी, और दूसरे पोल के ऊपर नॉन फ्लैजिलेटेड मैक्रोमियर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। मे बी मैंने इनका डायग्राम भी दे रखा होगा, यहाँ से आपको समझ आएगा। ये देखो, सबसे पहले ये जाइगोट है, वन सेल्ड इज जाइगोट। अब उसके बाद 2 सेल बनेंगी, उसके बाद 4 सेल बनेंगी, उसके बाद 8 और उसके बाद 16। ये सारा क्या है, क्लीवेज। ये सारा क्लीवेज अकर हो रहा है यहाँ पे। अब ये देखो, ये ब्लास्टोमियर्स मतलब यही सेल्स हैं जो क्लीवेज के बाद बन रही है जाइगोट से टूट टूट के, दीज आर ब्लास्टोमियर्स। और ये माइक्रोमियर्स हैं जो छोटे वाली सेल्स हैं, और मैक्रोमियर्स जो बड़े वाली सेल्स हैं, उनको मैक्रोमियर्स बोला गया है। अब ये देखो ब्लास्टुला लार्वा, ब्लास्टुला लार्वा के अंदर ये देखो फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स। फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स, माइक्रोमियर्स के पास फ्लैजिला है लेकिन मैक्रोमियर्स के पास फ्लैजिला नहीं है। अब इन्वर्जन में क्या होएगा कि स्टोमोब्लास्टुला नहीं है यहाँ पे, ये भी देखो ये भी वही है, ये ब्लास्टुला का सरफेस व्यू है। ओके, उसके बाद ये देखो ब्लास्टोपोर बन गया, ब्लास्टोपोर बन गया, और जो सेल ये ब्लास्टोसील कैविटी है और ये फ्लैजिला है, दिस वन इज फ्लैजिला। ये आपको ब्लास्टुला लार्वा दिखाया गया है। ये देखो ब्लास्टुला लार्वा के अंदर ब्लास्टोसील बनेगा, ब्लास्टुला डेवलप होएगा, ब्लास्टोपोर माउथ की तरह एक्ट करेगा और ये बहुत सारे अमीबोसाइट पे फीड करेगा, जिसको हम स्टोमोब्लास्टुला कहेंगे। जब ये फीडिंग का प्रोसेस शुरू कर देगा तब हम इसको स्टोमोब्लास्टुला बोल देंगे। ये ब्लास्टोपोर है जो माउथ की तरह एक्ट कर रहा है, ये ब्लास्टोसील है जो बीच की है, और ये फ्लैजिला है ना। तो इधर हमने क्या बोला है कि जब ये फीड करना शुरू कर देगा तब ये स्टोमोब्लास्टुला की में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये ब्लास्टुला लार्वा है क्योंकि इसमें कोई ब्लास्टोसील कैविटी नहीं है, कोई माउथ नहीं है, लेकिन यहाँ पे माउथ भी बन गया, सब बन गया। ये स्टोमोब्लास्टुला लार्वा बन चुका है अब ब्लास्टुला। ओके, आई होप आपको ये क्लीवेज समझ आई होगी। अब ये देखो, ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा बन रहा है, ये स्टोमोब्लास्टुला लार्वा है, स्टोमोब्लास्टुला लार्वा है। स्टोमोब्लास्टुला लार्वा आपने पहले देखा कि इसकी पहले जो फ्लैजिला है, माइक्रोमियर की जो फ्लैजिला है वो इनवर्ड है ना, लेकिन अब ये इन्वर्जन हो जाएगी। इन्वर्जन में क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि सेल्स का इन्वर्ट हो जाना, उल्टा हो जाना। अब देखो ये फ्लैजिला आउटवर्ड चली गई हैं तो ये सेल्स इन्वर्ट हो गई हैं, दिस इज इन्वर्जन प्रोसेस। ये इन्वर्जन हो गया है और इन्वर्जन होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। एम्फीब्लास्टुला लार्वा में हमने देखा कि ऊपर की साइड माइक्रोमियर्स शिफ्ट हो जाएंगी और नीचे की साइड मैक्रोमियर्स शिफ्ट हो जाएंगी। ये सेल्स माइक्रोमियर्स एक साइड इकट्ठी हो गई सारी फ्लैजिलेटेड सेल्स, और ये मैक्रोमियर्स सारी नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स नीचे की साइड इकट्ठी हो गई हैं। दिस इज एम्फीब्लास्टुला लार्वा। एम्फीब्लास्टुला लार्वा को फिर से रीड करें तो स्टोमोब्लास्टुला लार्वा के अंदर इन्वर्जन होगी, सेल्स उल्टी हो जाएंगी, फ्लैजिला है जो माइक्रोमियर्स की फ्लैजिला है वो बाहर की साइड बाहर की साइड इन्वर्ट हो जाएंगी, लार्वा थोड़ा लंबा हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा और रिलीज हो जाएगा थ्रू ऑस्कुलम। उसके बाद ये कई घंटों तक फ्री घूमता रहेगा और 2 हाफ बन जाएंगे, जिसमें एक पोल पे फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स इकट्ठी हो जाएंगी और दूसरे पोल पे नॉन फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स कन्वर्ट हो जाएंगी, जो कि आप इस डायग्राम से देख सकते हो। ओके, दिस इज एम्फीब्लास्टुला।
अब ये एम्फीब्लास्टुला जब बाहर रिलीज़ कर दिया गया है उसके बाद गैस्ट्रुला फॉर्म होगा। गैस्ट्रुला क्या है कि फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स मूव इनसाइड, नॉन फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स आउटसाइड। अब यहाँ पे फिर से उल्टा हो रहा है। जो फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स है ना जो फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स है वो अंदर की साइड आ जाएंगी। ये फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स अंदर की साइड आ जाएंगी और बाहर की साइड इनको कवर कर लेंगे नॉन फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स, और एक कैविटी बन जाएगी जिसको बीच की कैविटी जिसको हम आर्केंट्रोन बोलेंगे। ये देखो ये जो सेल्स हैं ये सारी की सारी नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, मैक्रोमियर सेल्स हैं, और अंदर की साइड फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, माइक्रोमियर सेल्स हैं। इस प्रोसेस को हम इन्वेजिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि अंदर चली गई हैं सेल्स। दिस इज इन्वेजिनेशन नाउ। और एक कैविटी बन जाएगी जिसको हम आर्केंट्रोन बोलेंगे, और एक ओपनिंग बन जाएगी जिसको ब्लास्टोपोर बोलेंगे। जो आउटर लेयर है वो नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स से बन जाएगी और जो इनर लेयर है वो फ्लैजिलेटेड सेल्स से बन जाएगी। आउटर लेयर विल बी फॉर्म्ड ऑफ जो बड़ी है लार्ज मैक्रोमियर्स, क्योंकि मैक्रोमियर्स माइक्रोमियर्स के कंपैरेटिवली लार्ज है, तो आउटर लेयर नॉन फ्लैजिलेटेड लार्ज मैक्रोमियर्स से बन जाएगी और जो इनर लेयर है वो छोटी और फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर से बन जाएगी। ये लास्ट लार्वा था, दैट इज गैस्ट्रुलेशन लार्वा। ये देखो दिस इज गैस्ट्रुलर लार्वा। ये आपको बीच में एक ब्लास्टोपोर दिख रहा है, ये ब्लास्टोपोर है, और ये अंदर की साइड माइक्रोमियर्स और ये बाहर की साइड मैक्रोमियर्स। सो दिस वाज अबाउट डेवलपमेंट। हमने 2 क्लासेस के अंदर स्काइफा कंप्लीट कर लिया है फॉर बीएससी स्टूडेंट्स। होप यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलती है, क्योंकि ये स्लाइड्स बनाने में और इसमें बहुत मेहनत लगती है। सो अगर आप लोग को ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। मैंने पोरीफेरा के जर्नल फीचर्स के बारे में अभी तक वीडियो नहीं अपलोड करी है, वो गलती से मिस्टेक से छूट गई थी। इसके अगली वीडियो में हम फीचर्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।